everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 6 की हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 8 की हिस्ट्री कल से स्टार्ट की है हमने। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था। नाउ सेकंड चैप्टर ये है। सेकंड चैप्टर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है। हर पेज पे इवन हर पैसेज पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है और यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हमेशा रहते हैं और हुए भी हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारी अप्रोच यही होती है, पहले हमने जो नोट्स जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद पूरा चैप्टर मैंने पढ़ रखा है, उसका ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ जिससे कहीं से कोई क्वेश्चन इसके बाद आपका छूटे ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें यह है कि मुगल बादशाहों में जो औरंगजेब थे वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह हुए, ठीक है। 1707 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो मुगल सूबेदार होते हैं, बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार क्या करते हैं, अपनी ताकतें दिखाने लगते हैं, है ना। क्षेत्रीय रियासतों पे अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम करने लगते हैं। विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें फिर सामने आने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली अधिक दिनों तक या फिर बोल सकते हैं ज़्यादा दिनों तक उसके बाद प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि सन 1600 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से चार्टर जिसे हम बोलते हैं या फिर इजाज़तनामा हासिल कर लिया और जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, ठीक है। जो 1600 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी, इंग्लैंड की महारानी थी उस समय, उनसे चार्टर या फिर चार्टर को बोल सकते हैं एक इजाज़तनामा ले लेते हैं जिससे उन्हें पूरब में व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। इजाज़तनामा जो ये था चार्टर, इसका मतलब बेसिकली ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी उस पर्टिकुलर इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होड़ नहीं कर सकती है। ये चार्टर का यही मतलब था कि उस एरिया में उन्हीं का कब्जा है, उस एरिया में कोई और दखलंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। अगर अब बात करें तो इसी चार्टर के सहारे क्या होता है, इसी चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खगोल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद सकती थी और उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी, ठीक है। इस चार्टर के सहारे, ठीक है, कंपनी ये चीज़ें कर सकती थी ना। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, इसमें वाणिज्यिक आता है। वाणिज्यिक क्या होता है, ऐसा व्यवसायिक उद्यम, ठीक है, या ऐसा व्यवसायिक कार्य जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर उन्हें ऊंची कीमत पर या फिर ज़्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया जाता है, उसी को हम वाणिज्यिक बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचे थे। कौन? वास्को द गामा, ठीक है। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, समुद्र मार्ग का पता लगाया था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो वास्को द गामा की अगर हम बात करें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, फिर क्या होता है कि जो 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक क्या होता है कि डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। उसके बाद डच पहले ये आते हैं, ठीक है, मार्ग का पता लगाते हैं। उसके बाद डच भी अपना क्या कहते हैं तलाशने लगते हैं, ठीक है, कि उन्हें भी व्यापार की संभावनाएं मिल सकें, है ना, तलाश करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फ्रांसीसी आ जाते हैं। फ्रांसीसी व्यापारी भी आते हैं सामने, ठीक है। इन्होंने जब मार्ग का पता लगाया तो फिर ये आए, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री की, तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी, ठीक है। कंपनी के व्यापार यहीं से अपना कंपनी के व्यापारी बेसिकली क्या करते थे, यहीं से अपना काम चलाते थे इसी इंग्लिश फैक्ट्री के थ्रू। इन व्यापारियों को उस ज़माने में जो व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते उन व्यापारी को उस टाइम पे बेसिकली फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर, ठीक है नाउ। अगर हम बात करें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की, तो कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था। कंपनी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसको? मुगल सम्राट
मुगल सम्राट कौन? औरंगजेब को। इस बात के लिए भी तैयार किया था कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। मतलब क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, औरंगजेब को इस बात पे भी राजी कर लेती है कि हम वो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको क्या करेगी, टैक्स नहीं देगी और स्टिल वो अपना व्यापार या अपना बिजनेस करेगी, है ना। तो इसका फरमान वो जारी कर दें, कौन? औरंगजेब जारी कर दें। ठीक है, फरमान क्या होता है? एक शाही आदेश होता है। ठीक है, उस टाइम जैसे हम लोग कोई भी आदेश होता है ना, कैसे जियो आया है, गवर्नमेंट ऑर्डर, तो उस टाइम फरमान ये सम्राट लोग निकालते थे। ठीक है ना। अब अगर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो ये कुछ सीक्वेंस दिया है कि मुर्शीद कुली खां, यहाँ पे पहले क्या होता है, मुर्शीद कुली खां, अगर व्यापार से युद्ध तक की अगर हम बात करते हैं तो मुर्शीद कुली खां के बाद अली वर्दी खां आए थे, है ना। पहले कौन थे? बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां थे, फिर अली वर्दी खां, फिर अली वर्दी खान आए, उसके बाद सिराजुद्दौला आए, है ना। इनके बाद औरंगजेब के बाद ये, इनके बाद ये। ठीक है, ये एक कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें ना। प्लासी के युद्ध की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला क्या हुए थे? बंगाल के नवाब बने। बेसिकली अगर हम बात करें 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो थे वो बेसिकली बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, है ना। सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था कंपनी को, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, इसी में एक ये आया कि सिराजुद्दौला की जगह पर कंपनी बेसिकली क्या चाहती थी, इन सिराजुद्दौला की जगह पर कंपनी एक कठपुतली चाहती थी, कठपुतली नवाब। कठपुतली आप समझते हैं ना, कि जो इशारों पे नाचे, है ना। कठपुतली बेसिकली वही होता है, एक खिलौना होता है ना, जिसे आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचा सकते हैं, जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है ना। उसे भी मजाक में हम लोग कह नहीं देते, अरे तुम तो कठपुतली हो, है ना। तो कंपनी ऐसे ही नवाब चाहती थी जो उनकी व्यापारी रियासतों अन्य सुविधाएं आसानी से दे दें, है ना, उसमें आनाकानी ना करें। ठीक है, उनका प्रयास यही था कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए, जिससे कंपनी को कामयाबी मिल जाए, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। फिर उसके जवाब में क्या होता है, सिराजुद्दौला हुक्म देता है कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाए, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है 1757 में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला क्या इनके बीच में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी एक पेड़ था। ठीक है, अगर हम बात करें तो पेड़ अभी आगे भी आप पढ़ोगे इसके बारे में, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला हार गए थे, रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। और अगर कारण पूछा जाए तो कारण यही था कि सिराजुद्दौला के ही सेना में बेसिकली मीर जाफ़र थे। इनकी टुकड़ियों ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, मतलब धोखेबाजी या दगाबाजी की थी सिराजुद्दौला के साथ, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो फिर ये हार गए थे, है ना। मतलब इनके पास सेना कम हो गई, हाँ, इनके पास ज़्यादा थी तो ये जीत गए। ठीक, नाउ नेक्स्ट अगर बात करें तो एक सीक्वेंस की बात करें, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र नवाब बने, उसके बाद मीर कासिम। ठीक है, अब अगर हम बात करें 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें मीर कासिम हारा था। ठीक है, और दोबारा मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। 1765 में ही मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त, किसने? मुगल सम्राट ने। ठीक है, और 1767 में क्या होता है, 2 बार गवर्नर कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव, है ना। फिर 1774 में इन्होंने आत्महत्या कर ली, किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रिचर्ड वेलेजरी गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे? 1798 से 1805 तक। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, सहायक संधि की बात की गई है। तो सहायक संधि वो होती है, भारतीय शासक अगर रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका
कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी, है ना। भारतीय शासक अगर मान लो कर नहीं देते थे या फिर चूक जाते थे तो क्या करते थे, उनका जुर्माने के तौर पे उनका जो इलाका था ना वही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी, ठीक है। रेजिडेंट कंपनी के राजनीतिक व व्यावसायिक प्रतिनिधि, ये निषेध के बारे में दिया है आई गेस, ये मैं अभी निर्देश के बारे में दिया है, ठीक है। निषेधाज्ञा, ठीक है। ये देखिए निषेधाज्ञा क्या है, निर्देश है, ठीक है, निर्देश है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें टीपू सुल्तान के बारे में। आज क्वेश्चन कई बार फ्रेम हुआ है। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है बेसिकली ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हैदर अली का शासन काल 1761 से 1782 तक था ना। उनके पुत्र कौन हुए, टीपू सुल्तान, जिनका शासनकाल 1782 से 1799 तक था ना। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं 67 से 69, 80, 84, 1992 और 79 में, ठीक है। फिर क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिलती है। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिल जाती है। और 1761 में क्या होता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, मराठा का सपना चूर चूर हो जाता है ना। तीसरी लड़ाई में इनका मराठा का सपना चूर चूर हो जाता था ना। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। 1782 में पहला युद्ध सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ था, ठीक है। इसमें कोई भी नहीं जीता था। किसमें कोई नहीं जीता था, सालाबाई संधि में, ठीक है। 1800 आई गेस है से 1805 तक क्या होता है, इसको मैं अभी करेक्ट कर दूंगी अगर इफ़ आई एम नॉट करेक्ट। दूसरा युद्ध होता है जो कि क्या होता है बेसिकली, अंग्रेज और मराठा के बीच में होता है। उसका नतीजा ये होता है, उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित जो आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में चले जाते हैं, ठीक है, दूसरे युद्ध में, जो 1805 तक चला था ना। 1817 से 19 में तीसरा युद्ध होता है अंग्रेज और मराठा के बीच में। इसमें क्या होता है, मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया जाता है, ठीक है ना। पेशवा को पूड़े से हटाकर क्या करा जाता था, पेशवा जो थे, है ना, इनको पूड़े से हटाकर कानपुर के पास बिटूर में पेंशन पर भेज दिया जाता था, ठीक है, भेज दिया गया था, ठीक है ना। लॉर्ड हेस्टिंग आए, 1813 से 23 तक इनका कार्यकाल था, तक गवर्नर जनरल रहे। सर्वोच्चता की नीति इन्होंने शुरू की थी, किसने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक है। रानी चेन्नम्मा ने बेसिकली क्या किया था, हथियार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। 1824 में वे गिरफ्तार हुई और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर 1843 में सिंध कब्जे में आया, 1849 में पंजाब का अधिग्रहण हुआ। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है डलहौजी की, 48 से 56 तक, 1848 से 56 तक इनका कार्यकाल रहा। इनकी इम्पॉर्टेंट यही है विलय नीति। इनकी विलय नीति में ये होता है, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र वारिस नहीं होता है, तो बेसिकली उसकी जो रियासत होती है, उसकी जो ज़मीन जायदाद होती है, वो हड़प ली जाएगी और कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी, मतलब कंपनी को दे दी जाएगी। मतलब बेटा नहीं है तो आप उसको हड़प लो और कंपनी को दे दो, ये इनका था, ठीक है। इस सिद्धांत के आधार पर सतारा 1848 में, मतलब ये जब्त हो गए, संबलपुर जब्त हो गया, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई, ठीक है, क्योंकि विलय नीति के तहत, क्योंकि उनके इसमें जो शासक थे ना, उनके कोई पुत्र नहीं था, है ना। 1856 में क्या होता है, अवध भी कंपनी के हाथ में चला जाता है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1773 से 1785 तक रहा। 3 प्रेसिडेंसी थी, आप सभी को पता है, बंगाल, मद्रास, बम्बई, ये सीटेट में आपके पूछा भी गया है, ठीक है। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। हेस्टिंग के न्याय के क्षेत्र में सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय है। 1772 में नई व्यवस्था आई जिसमें कि 2 अदालत हुई। 2 अदालत में एक फौजदारी होती थी, एक दीवानी। फौजदारी में काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, काजी और मुफ्ती थे फौजदारी में, ठीक है, लेकिन कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। और दीवानी में क्या होता था, जिला कलेक्टर मुखिया होता था, मौलवी और हिंदू में पंडित कानून की व्याख्या करते थे, है ना। काजी की अगर बात करें तो न्यायाधीश को बोलते थे। मुफ्ती की बात करें, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायवाद जो कानून की व्याख्या करता था। महाभियोग की अगर बात करें, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था तो वह हाउस ऑफ
लॉर्ड्स मतलब संसद के ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाता था, है ना। इंग्लैंड में बेसिकली यही होता था, हाउस ऑफ कॉमर्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर दुराचरण का आरोप लगाया गया है तो उससे ऊपरी सदन, है ना, संसद की ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, है ना, के तहत नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। मस्केट मतलब तोड़ेदार बंदूक होती थी, ठीक है। 15 मिनट में इतना डिस्कस हुआ है ना। अब जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो नहीं डिस्कस करेंगे, ओके, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये चैप्टर है आपका व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित करना। देखिए इसमें यही हमने अभी डिस्कस कर लिया था। मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद बड़े बड़े सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे, मगर फिर भी क्या होता है, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी नहीं रही थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज क्षेत्रों पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। अंग्रेज हम सभी को पता है कि पहले पहले अंग्रेज क्या कर रहे थे, छोटी सी व्यापारिक कंपनी के लिए हमारे भारत आए थे। फिर यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जब वो पहले आए थे ना तो सिर्फ व्यापार करने आए थे, तब उनकी यहाँ पे कब्जा करने की दिलचस्पी नहीं थी, मतलब ऐसा कोई इच्छा नहीं थी। बट ऐसा क्या हुआ कि उनकी मतलब फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वे विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे, वो हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। औरंगजेब के बाद कई मुगल बादशाह इतने ताकतवर तो नहीं हुए, कोई भी नहीं ताकतवर हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना रहा, ठीक है। 1857 में क्या होता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोही ने मुगल बादशाह जफर को ही अपना नेता मान लिया, है ना। भाई जफर बचे तो उनको नेता मान लिया, विद्रोह कुचल दिया गया। तो फिर क्या हुआ, कंपनी ने बहादुर शाह को पहले ये जफर, फिर जब विद्रोह कुचल गया तो बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उनके बेटे जफर के सामने ही जस्ट अ मिनट, उनके बेटे जफर के सामने ही आई गेस इतना ही था, उनके बेटे हाँ जस्ट अ मिनट, हमने ही बेसिकली मार दिया था। अब ये देखिए, ये आपको मैप मिल जाता है, ये अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे कैफ ऑफ गुड होप की चर्चा हुई है, जो हमने डिस्कस किया था। ये था वाणिज्यिक, हमने डिस्कस कर लिया, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। कैप ऑफ गुड हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। बट एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। इसमें बेसिकली हुआ ये था कि थोड़ी सी इमेज आई गेस आई भी नहीं है, कि ये बेसिकली इसमें यही है कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर या फिर इजाज़तनामा लेने के लिए हासिल कर लिया था। तो इजाज़तनामे में यही था कि उनका एकाधिकार हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई और व्यापार नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब वाणिज्यिक यही है कि ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता था, सस्ती कीमतों पे चीज़ों को खरीद कर मुनाफे के लिए उन्हें वहाँ बेचना जहाँ ज़्यादा कीमत हो, या ज़्यादा कीमतों पर बेच देना, ठीक है। फिर अगर बात करें कैप ऑफ गुड होप तक, पुर्तगालियों ने भारत के सबसे पहले पुर्तगालियों ने नीचे गोवा के साइड में अपना ठिकाना बनाया। फिर वास्को दी गामा ने 1498 में पहली मार्ग का, समुद्री मार्ग का पता लगाया था, है ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना। अब अगर हम बात करें तो यूरोप स्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों में मिलने वाले मुनाफे गिरने लगे, है ना। क्या रास्ता था, जैसे ये थे ना, ये कौन कौन से थे, जस्ट अ मिनट, नहीं ये नहीं, ठीक है, इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछा गया आपके सीटेट में, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, 1651 में हुगली नदी के किनारे हुई थी, है ना। और इन व्यापारियों को उस टाइम, उसमें जो व्यापारी काम करते थे ना, कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे, उन व्यापारियों को उस टाइम फैक्टर बोला जाता था, ठीक है ना। अगर बात करें, कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को मतलब फरमान के लिए भी तैयार कर लिया था। फरमान एक शाही आदेश होता था, जैसे गवर्नमेंट का जीओ, है ना। अब ये इमेज है आपकी मद्रास के जहाज़ों के सामने लाती हुई नौकाएं, विलियम सिम्पसन ने इसको बनाया था। व्यापार से युद्ध तक में है मुर्शीद कुली खां है, उसके बाद अली वर्दी खां है, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के क्या बने, नवाब बने, ठीक है।
इनका अधिकार, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोका। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, उसके अफसर ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी। ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। व्यापार से युद्ध तक कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था, है ना। कंपनी और बंगाल के नवाब के टकराव के बारे में बताया गया, ये सब चीज़ें थी, है ना। कंपनी का ये भी कहना था कि स्थानीय अधिकारी जो थे वो बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह कर रहे हैं, है ना। तब और व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, है ना, जो टैक्स थे वो हटा ले। ठीक है, इस बात का भी यकीन था उन्हें कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। कठपुतली मैंने बताया था आपको, प्लासी का युद्ध भी बताया था। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत का काफ़ी भय था, है ना। तो उन्होंने क्या, वो कंपनी बेसिकली क्या चाहती थी, कठपुतली नवाब चाहती थी जो क्या करे कि कंपनी के इशारों पर नाचे। बट सिराजुद्दौला ऐसा था नहीं, है ना। तो कंपनी को कामयाबी नहीं मिली थी। फिर सिराजुद्दौला को हुक्म दिया कंपनी उनके मामले में टांग मत अड़ाए, है ना। किलेबंदी रोकी, बाकायदा राजस्व चुकाए। दोनों पक्ष पीछे हटने लगे, हटने को तैयार नहीं। तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया था। ये सारी चीज़ें हुई, है ना। ये हमने डिस्कस कर लिया था। पलासी एक पेड़ था, अंग्रेजों ने इसको बिगाड़ दिया था। प्लासी था जिसे पलासी था। ठीक है, क्या आप जानते हैं प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया, है ना। एक पेड़ था। ठीक है ना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति, मतलब हारे इसलिए थे क्योंकि उनके सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी से उसने हिस्सा नहीं लिया था, उसने धोखा दिया था, इसलिए ये हार गए थे। कौन हार गया था? सिराजुद्दौला। 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता को या चिट्ठी भेजी। इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी सर्च कर, ये आप देख सकते हो, ये इतना चिट्ठी उट्ठी इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, सिराजुद्दौला को मार दिया गया। अब देखिए प्लासी के जंग के बाद क्या होता है, सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और मीर जाफर नवाब बन जाता है। ठीक है, जिम्मेदारी मतलब वो वहाँ के काज संभालता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध करना, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ये लोग अपने समय समय पर उसको अपॉइंट करते थे जो उनके हिसाब से चले, ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से, है ना। जब वो काम नहीं करा, पहले सिराजुद्दौला ने किया, फिर उसने काम नहीं किया तो मीर जाफर उसको मार दिया। मीर जाफर आए, मीर जाफर ने काम नहीं किया उनके हिसाब से, है ना, तो मीर जाफर विरोध किया तो उनको मरवा दिया। ठीक है, उसके बाद मीर कासिम आए, वो नवाब बने। मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में 1764 में मीर कासिम को भी हारना पड़ा, है ना। इस तरह से उनके हिसाब से चीज़ें चलती थी। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से, मतलब अंग्रेजों के हिसाब से। जो उनके हिसाब से ना हो उसे मार दो, है ना, यही तो होता था। अब ये देखो, ये इन्होंने लिखा है इन्होंने ये भी लिखा है 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी के इरादे भी बदल चुके थे। कठपुतली नवाब के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया अब हमें खुद ही नवाब बना। भाई कोई किसी के हिसाब से काम नहीं कर पाता, ये सोचते थे हमारे हिसाब से कोई काम करे, तो फिर क्लाइव बोलते हैं, अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव बोलते हैं कि भाई अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, है ना। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से कोई काम नहीं कर पा रहा था, तो कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया था। इस कारण कंपनी को बंगाल के विशाल साम्राज्य संसाधन पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने, चांदी, बर्तन, ये सब खरीदने पड़ते थे। इसकी वजह थी उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, है ना। ये सारी रीजंस थे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट पेज पे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज हमारे क्या है, अब यहाँ पे देखिए खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में क्या होता है, जब वे इंग्लैंड से मद्रास मतलब कि
चेन्नई, आपके चेन्नई आए थे तो उनकी उम्र क्या थी बेसिकली, कितनी, क्लाइव की 18 साल थी। और 1767 में जब 67 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुए तो उनकी दौलत पता है कितनी थी, 401 401 102 पौंड के बराबर थी, है ना। करीब इतनी इन्होंने जमा कर ली थी यहाँ से, है ना। अब ये बात, दिलचस्पी की बात ये थी बेसिकली कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया। लेकिन क्या होता है, 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी, है ना। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं क्लाइव के साथ, है ना। तो वो क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है 1774 में, कौन, क्लाइव, ठीक है। अब क्लाइव की तरह और भी सब चाहते थे दौलत इकट्ठा, सब कोई नहीं चाहता था, अंग्रेज, सारे अंग्रेज नहीं चाहते थे। उनका काम मतलब ये था, कुछ का मतलब तो ये था कि अच्छा मतलब ठीक से वो काम करें और इतने धन कमा लें कि अपने देश में जा कर के आराम से वो अपना जीवन यापन कर सकें। और जो लोग ऐसा कर लेते थे उन्हें नवाब कहा जाता था। नवाब को ही का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया, भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया, ठीक है। ये इसमें लिखा है। अब इनका नाटक और कार्टून में मजाक उड़ाया जाता था इन नवाबों का, है ना। क्लाइव खुद को कैसे देखता है, इसमें बेसिकली ये होता था, क्लाइव जब जीत गए थे ना तो उन्होंने अपने घमंड से भरा एक लेख लिखा। उस स्थिति में कल्पना कीजिए, प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा, प्लासी की जीत में वो जीत गए थे, एक ताकतवर राजा और सारी प्रजा मेरी मुस्कान के लिए मरी जा रही थी, है ना। इस टाइप से इन्होंने लिखा है, अपना एक घमंड पूर्वक अपना संदेश लिखा है, ठीक है, जो आप इसमें पढ़ सकते हैं। कंपनी का फैलता शासक आप शासन देख सकते हैं। 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जा हुआ। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ, बार बार इसमें डिस्कस नहीं करते हैं। रिचर्ड वेलेजरी, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। आपको अगर कुछ पढ़ना हो तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है बट स्टिल अब ये चैप्टर ही इतना बड़ा है। अब अगर हम बात करें, टीपू सुल्तान को शेर मशहूर कहा जाता है क्योंकि इनके पुत्र थे, हैदर अली, उनके पुत्र टीपू सुल्तान थे। क्योंकि बेसिकली हुआ ये था कि लड़ाई करते हुए एक बार हुआ ये था कि टीपू क्या करते हैं कि एक बार वो जाते हैं, मतलब जंगल में जा रहे होते थे, आप ये ऐसे समझ सकते। तो उनकी बंदूक पे मौके पे उनकी जो बंदूक थी उसने साथ नहीं दिया, कटार भी ज़मीन पर गिर जाती है। फिर भी टीपू ने क्या करा था, निहत्थे शेर को मार कर मुकाबला किया था, आखिरकार कटार उठा ली थी, अंत में उन्हें मार गिराया था। इसीलिए तब से ये शेरे मशहूर कहे जाने लगे। कौन, टीपू सुल्तान, ठीक है, ये टीपू सुल्तान है। नौ, ये इनकी है। अब ये देखिए, ये इमेज बेसिकली ये है कि ये आप देख रहे हैं सिपाही, उसके ऊपर ये शेर है, इसकी चाबी जब घुमाई जाती है तो ये इसकी चीख निकलती है और ये आवाज़ करता है ना। इस टाइप से ये बनाया गया है। अब जब ये टीपू सुल्तान की इनकी मृत्यु होती है, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली, तब इनकी मृत्यु जब होती है तो ये अभी इस समय ये खिलौना लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं 1760 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठा का सपना चूर चूर हो जाता है ना। अब आप नौ, सर्वोच्चता, ठीक है। ये मैं आपको इमेज भी भेज दूंगी। ये देखिए रानी चिन्नमा है जो क्या करती हैं, हथियार उठा लेती हैं, ठीक है। आंदोलन छेड़ा उन्होंने, फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद संगोली के एक गरीब चौकीदार रैना ने या प्रतिरोध जारी रखा, लेकिन फिर भी उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उनको पकड़कर फांसी पर लटका दिया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं ना। विलय नीति हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, डलहौजी की थी। अब ये आई गेस इतना हो गया है। चैप्टर बहुत लंबा है इसीलिए मैंने कहा था पेशेंस बना के रखिएगा, है ना। अब क्या है, ठीक है। हाँ, ये रेगुलेटिंग एक्ट ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। आपको कुछ और पढ़ना है ना तो आप फिर से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, धर्मशास्त्र देखिए कौन होते हैं। धर्मशास्त्र संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिसमें सामाजिक तौर तरीके तथा और आचरण के सिद्धांत की व्याख्या की जाती है वे धर्मशास्त्र होते हैं। सवार कौन होते हैं, घुड़सवार। मस्केट देखिए, पैदल सिपाही द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक को मस्केट बोलते थे। मैच लॉन्ग किसको बोलते थे, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, ठीक है। यही इस पेज पे दिया हुआ है। और
अब ये देखिए, निष्कर्ष की बात यह है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेश शक्ति बन गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाषा तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। जब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 महीने का समय लग जाता था, भाप से चलने वाले जहाज में यात्रा 3 हफ्ते से समय समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने जाने लगे थे। ये इन्होंने लिखा है। दक्षिण अफ्रीका में ये दास व्यापार के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें इसमें से पढ़ सकते हैं। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर स्थित कैप के निजी स्वामित्व में दासों की संख्या इतनी थी, है ना। ये आप इतना पढ़ लें, 1857 में इसका अंत हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, दीवानी, भू राजस्व का अधिकार, शेर मशहूर, टीपू सुल्तान, फौजीदारी, आजाद फौजीदारी, रानी चिन्नवा कौंती, कित्तूर के ये, ठीक है। सिपाही सिपाही को वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। ये कुछ आप पढ़ सकते हैं अपने आप भी। ये चैप्टर बहुत लंबा था बट स्टिल मैंने थोड़ा शॉर्ट करके समझाने की कोशिश की है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, please like, share and subscribe my channel. Bye. Bye everyone.